एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टुडे इज 25 जून 2025 26 सॉरी। और काफ़ी दिनों बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ और इस बीच में बहुत सारे इंटरेस्टिंग और फार रीचिंग डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। बहुत सारा कुछ कवर करना है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भाई कैसे मोदी साहब एक एक करके एक एक ईंट निकाल के ऑपोजिशन की पूरी जो स्ट्रैटेजी है, उनका जो पूरा थिंकिंग है, उनके जो लोग हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और वो सिर्फ भारत में नहीं कर रहे हैं, वो बाहर भी कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन का मतलब है एनीवन जो ये चाहता है कि भाई इंडिया में मोदी साहब ना रहे। तो ये जो प्रोसेस है ऑब्वियसली ममता बनर्जी जब हारी बंगाल में, वहाँ से स्टार्ट हुआ। वो दिन था 4 मई। आज है 25 जून। कितने दिन हुए हैं? 50 दिन हुए हैं, है ना। 51 डेज। तो 51 डेज में आप अगर सोचो, जो पूरा का पूरा थिंकिंग है, जो पूरा ऑपोजिशन का डायरेक्शन है, जो पूरा डायरेक्शन बीजेपी का है, वो पूरा चेंज हो गया। और इसके बीच में अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा धक्का दिया। सबसे पहले हम वो ही देख लेते हैं, बिकॉज बाकी न्यूज़ तो आप शायद देखते होगे, ये आपको हो सकता है आपसे मिस हुआ हो। तो एक बिल है, FCRA अमेंडमेंट बिल। ये जो बिल है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक झटका दिया है हमने अमेरिका को। और अमेरिका हमें बहुत तरीके से तंग कर रहा है। अगर शायद मोदी ना होते एट द टॉप ऑफ द पावर, ये शायद इंडिया इस टाइम बहुत ही बड़े मुसीबत में होता। लेकिन क्योंकि मोदी हैं और अमित शाह हैं, इसकी वजह से हम उनको आंखों में आंखें डाल के उनको वापस जवाब दे पा रहे हैं। अब ये FCRA बिल बेसिकली, अगर आपको ना पता हो, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है जो कि NGOs में जाता है। ये उसका रूल्स है। तो लॉ नहीं बनाया है एक्चुअली, ये रूल्स चेंज करें। मतलब लॉ जो है उसके अंदर क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसको चेंज करा है। और उसके लिए आपको पार्लियामेंट भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मेरे ख्याल से उसको सिर्फ पार्लियामेंट में पेश करना होता है। वोटिंग की शायद ज़रूरत नहीं होती है, एज फार एज आई नो। अगर ऐसा नहीं है, प्लीज़ करेक्ट मी। तो FCRA में इतने बड़े बड़े चेंज करे हैं, इतने बड़े बड़े चेंज करे हैं कि जो क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट हैं, जो कि कन्वर्जन करते हैं, या इवन जो इस्लामिक माफिया है जो कि इंडिया में कन्वर्जन्स करता है धड़ल्ले से, प्रोटेस्ट कराता है, ये कराता है, वो कराता है, वो सारा कुछ के ऊपर एक बहुत बड़ा वार करा गया है। और कैसे करा गया है? इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि भाई अब आपको प्रोसेलिटाइजेशन, मतलब कि आपको कन्वर्जन के लिए आप NGO नहीं खोल सकते। उसकी कैटेगरीज आपने चेंज करी हैं। उन कैटेगरीज को आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। उसके बाद सारा का सारा फोकस है पैसे के ऊपर भी। पैसे कैसे कम करें इनके। ये एक ही बैंक है, SBI, जिसकी एक ब्रांच है दिल्ली में। उसी ब्रांच में सारे NGOs के अकाउंट खुल सकते हैं, एक अकाउंट। पहली बात तो, और कोई बैंक में आप जा नहीं सकते। दूसरा, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ये है कि आपको कोई फंड आया अगर, तो आपको हर जो आपने खर्च कराया है उसका एक यूज़र सर्टिफिकेट CA से देना पड़ेगा, जो कि अरेंज कराया जा सकता है। लेकिन अगर CA पकड़ा गया तो वो उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, हो सकता है वो जेल भी जाए। तो कितने CA होंगे, इतने हज़ारों NGOs को फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले। दूसरी बात, आपका जब तक आपने कोई फंड अगर रिसीव करा 1 करोड़ रुपए का, फॉर एग्जांपल, तो जब तक आपके 75 लाख रुपए उस 1 करोड़ में से खर्च नहीं हुए, आप नया फंड नहीं ले सकते। क्योंकि ये क्या करते हैं, इनको अपने खर्चे के लिए तो चाहिए नहीं होता है, ये तो आगे बांटने के लिए लेते हैं पैसे। जैसे अभी एक ED ने केस पकड़ा है कर्नाटक में, जहाँ पे, सॉरी, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे 92 डिफरेंट डेबिट कार्ड्स थे, जिसमें बहुत सारे डेबिट्स हुए एक ही नाम पे। अलग अलग लोगों को डेबिट कार्ड दे दिए गए थे। तो ऐसे ऐसे ये बहुत सारे काम करते हैं। तीसरा, इन्होंने क्या करा है कि भाई अगर आप खर्चा नहीं कर पाए या फिर आपका कोई वायलेशन हुआ, तो जो भी आपके एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट सीज कर सकती है। और वैसे भी आपको 30% देना पड़ेगा पेनल्टी। तो 30%, और 22,000 करोड़ हर साल आता है, तो उसका 30% ऑलमोस्ट $1 बिलियन बनता है।
मतलब 7,000 करोड़ के आसपास। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है और इसको बंद कराने के लिए मार्को रूबियो, सर्जियो गोर और ट्रम्प ने खूब कोशिश करी। और आप सोचो कि वो इतने डेस्परेट थे कि वो बाकी बातें छोड़ के वो ये बात कर रहे थे कि ये एफसीआरए में आप चेंज मत करो। और ये कोई नई मुहिम नहीं है इनकी, ये 100 साल से कम ये ऑपरेट कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए। तो चर्चेस, कई मदरसे, कई ऐसे एनजीओज जो कि कहने को एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं बट करते कुछ और हैं, उन सब के ऊपर बहुत बड़ा एक आघात करा है। दूसरी न्यूज़ जो आपको पता ही होगी, लेकिन हम रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा, वो ये है कि ममता बनर्जी की पार्टी तो, सॉरी ये तो गलत, एक सेकेंड, ममता बनर्जी की पार्टी प्लस जो आपकी शिवसेना की पार्टी है वो टूट गई है और बीजेपी बहुत क्लोज है अब इवन लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी पे। अब मेरे ख्याल से अगर डीएमके के लोग वॉकआउट कर गए, कुछ लोग वॉकआउट कर गए, कुछ एसपी में से अगर एब्सेंट हो गए या फिर इधर इस तरफ वोट कर दिया, इवन दो दे विल, अगर विप हुआ तो पता नहीं कैसे होगा, सपा के भी टूटने के आसार या एटलीस्ट न्यूज़ आई है। तो ये जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों में इस टाइम पे पैनिक की सिचुएशन, पैनिक की सिचुएशन इसलिए है कि अगर आपके 6-7 मेंबर हैं और उसमें से 4 आपके चले जाएं तो आपका तो पूरा जो बेस है वो चला गया। तो ये बहुत ही बड़ा एक अटैक है ऑन द ऑपोजिशन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि करीब 1 साल पहले एक न्यूज़ हम फॉलो कर रहे थे कि अमेरिका ये चाहता था कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट गिरे, मोदी की, और कुछ धनखड़ और जेडीयू और ऐसे कुछ 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 खिचड़ी पकी थी और धनखड़ जी ने सडनली रिजाइन करा था। अब सुनने में भी ये भी आया था कि भाई ये नायडू साहब को भी अप्रोच करा गया था किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा और वो न्यूज़ मोदी को उन्होंने फ़ोन करके बता दी थी। तो इसलिए सारा खुलासा हो गया था। और वो जो बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके जो भाई हैं वो अभी ईडी के चक्कर में हैं, वो उनके कई एग्जीक्यूटिव्स जेल में भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ये जो पूरा सिलसिला था वो ये था बिकॉज बीजेपी 240 पे थी, तो उन्हें लगा कि भाई हम अगर इनके जेडीयू और टीडीपी खींच लें तो ये सरकार तो गिर जाएगी। तो अब क्या हुआ है, अब ममता की पार्टी टूट गई, तो अगर आप टीडीपी ले भी लेते हो तब भी आप सरकार नहीं गिरा सकते। और दूसरा आपने शिवसेना से भी कुछ नंबर्स ले लिए, हो सकता है एनसीपी से भी ले लिए जाएं। तो ये सारा का सारा जो अरिथमेटिक था लोकसभा का वो सारा चेंज हो गया। और राज्यसभा में राघव चड्ढा और कंपनी जो आम आदमी पार्टी से 7 लोग आए, उसने भी आम आदमी पार्टी का भी बर्बाद कर दिया। और अभी तो भगवंत मान पे वो बेअदबी का एक केस चल रहा है। उन्होंने जो जो हरकतें करी हैं, अगर वो उस वीडियो में वो हैं जो दिखता है वो बहुत ही शर्मनाक है। तो मोदी साहब ने क्या करा है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है हमारा, उसको बिल्कुल कमर उनकी दीवार से लगा दी गई है और वो अपना बचाएं या बीजेपी के ऊपर अटैक करें। उन्होंने चूज करा कि नहीं जी हम तो बीजेपी पे अटैक करेंगे। और उन्होंने अटैक का क्या तरीका लिया, उन्होंने एक मोहन यादव पे लैंड स्कैम का एक एलिगेशन लगाया है। अब ये बात सच है कि कुछ 3-4 ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, 2-3 ऐसे मिनिस्टर हैं सेंटर में जिनको निकालने के ऊपर बीजेपी के सपोर्टर्स एटलीस्ट बहुत चाहते हैं। उनमें से एक नाम मोहन यादव का था, बिकॉज ये वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं मध्य प्रदेश में जो कि 20 साल पुरानी पॉलिटिक्स है वो कास्ट की, जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी कतई नहीं खेलती। और इनका जो शासन रहा है वो काफ़ी फेल्ड शासन कह सकते हो आप। और ये मतलब कि बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है मध्य प्रदेश में। तो इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया। तो अभी आज ही खड़गे साहब के पुत्र और उनके ऊपर एक एलिगेशन बीजेपी ने लगाया, कुछ तथ्य रखे हैं सामने। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इसको एक्सेप्ट कर। ये भी बात सच है कि मोहन यादव को शायद चेंज करने की मुहिम या तो अभी हो जाएगी या कुछ दिन बाद होएगी, जो भी है।
क्योंकि उन वो बहुत ही अनपॉपुलर माने जा रहे हैं अपने स्टेट में। और शायद राजस्थान और दिल्ली और एक आध जगह और ऐसा है जहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है। जैसे उड़ीसा उड़ीसा में भी सुना है कि चीज़ें थोड़ी-सी पतली हैं। तो आपके 4 बड़े सुपरस्टार हैं और 4 बड़े वीक चीफ मिनिस्टर्स हैं। और जो सुपरस्टार हैं वो योगी जी हैं, शुभेंदु हैं, हिमंता बिस्वा हैं और कुछ हद तक देवेंद्र फडणवीस हैं और एक बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे धामी है। तो ये 5 तो आपके धुरंधर हैं, लेकिन बाकी जो हैं, एक छत्तीसगढ़ वाले हैं वो ओके हैं, तो ही विल सर्वाइव। बाकी जो हैं आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, दिल्ली, ये थोड़े से कटघरे में हैं। और दिल्ली इज़ टू अर्ली, तो मेरे को लगता है वो अभी अभी उनका कुछ नहीं होगा इमीडिएटली, लेकिन आगे जाके हो सकता है। क्योंकि दिल्ली में भी बहुत मतलब काम तो अब दिख रहा है थोड़ा बहुत चलता हुआ, लेकिन रेखा जी की जो एक एक जो धुरंधर वाली इमेज तो नहीं है, जो कि आपकी योगी की है या फिर शुभेंदु की है। क्योंकि ये एक थोड़ी-सी वीकनेस है। लेकिन जो मोहन यादव की प्रॉब्लम है वो है एक्ट्स ऑफ कमीशन, मतलब कि उन्होंने कुछ ऐसे काम करे हैं जो कि ठीक नहीं है। और उधर जो राजस्थान में हो रहा है वो ये है कि एक्ट्स ऑफ ओमिशन, कि भी उन्होंने उन्हें पता ही नहीं लगा, कोई कुछ कर गया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं करा, लेकिन उन्होंने कई चीज़ों पे काम नहीं करा। ये उनका एक्ट्स ऑफ ओमिशन है। तो ये सारे के बीच में योगी को कटघरे में डालने के लिए ऑपोजिशन में एक राम मंदिर के ऊपर एक करप्शन का केस डाला गया है कि भी वहाँ पे बहुत बड़ी धांधली हुई है और एसआईटी बिठाई है योगी साहब ने। और जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे चंपत राय जी को बोला गया है कि आप आसपास मत दिखना राम मंदिर के, और किसी भी काम में आप आगे पीछे नहीं आओगे। वो ट्रस्ट के हेड है। अब ये सुनने में तो हमें बहुत टाइम से आ रहा था कि धांधली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने एक केस सुना जिसमें कि बड़ा दुख होता है कि एक कोई एयरफोर्स या नेवी के एक ग्रुप ने 3 किलो सिल्वर के स्लैब्स दिए फॉर राम मंदिर कंस्ट्रक्शन। और चंपत राय जी को बोला था कि भी हमें रसीद दे देना। ये 2 साल पहले की बात है और आज तक रसीद नहीं दी गई। तो ये कुछ ऐसे-ऐसे काम हुए हैं जो कि बहुत ही दुखद है। लेकिन अगर हुए हैं तो अब उनका खमियाज़ा और उनका सुधार अभी करा जाएगा। लेकिन ये सब जो भी हो रहा है, ये स्पेशली जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो इलेक्शन को देख के हो रहा है, जो कि 2027 फरवरी में है, केजरीवाल के हिसाब से नवंबर में है। लेकिन जो भी है, बीजेपी वहाँ पे आराम से सरकार बना लेगी, बिकॉज़ इस बारी मायावती काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ सामने आने वाली हैं, जो मुझे न्यूज़ है। जितना ज़्यादा मायावती आगे आएँगी, उतनी बुरी तरीके से अखिलेश यादव हारेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच लो एवरीथिंग गोज़ राइट फॉर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, एवरीबॉडी, एंड एवरीथिंग गोज़ रॉन्ग फॉर बीजेपी, तब भी 2024 वाला रिजल्ट नहीं आएगा। एक सिंपल मेजॉरिटी आराम से बीजेपी निकाल लेगी। तो उत्तर प्रदेश को लेके किसी को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे ग्राउंड में। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में ऐसा लगता है कि जो ममता बनर्जी का हाल हुआ, वही अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का होने वाला है। और इसके लिए बहुत ग्राउंड पे काम करा गया है। 2024 के इलेक्शन में एक वैसे तो 13 लोकसभा सीट्स हैं, लेकिन उसमें जो 117 असेंबली सेगमेंट्स हैं, उसमें 23 में बीजेपी आगे थी, 14 में सेकंड नंबर पे थी, तो कितने हो गए 37। वहाँ पे करीब 50 हिंदू मेजॉरिटी सीट्स हैं मोटा मोटा। ये जो 37 थे ये उसी में से थे। अब आप सोचो कि ये 2024 की बात है, जब बीजेपी ने काम स्टार्ट भी नहीं करा था ज़्यादा, और आपकी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 26% वोट ईच पे थे और बीजेपी ऑलमोस्ट 20 पे थी, और करीब शायद 13% वोट शिरोमणि अकाली दल का था। तो मेरे हिसाब से अब 2 साल बाद, 2.5 साल बाद
जब ये इलेक्शन होएगा तो बीजेपी आराम से इसमें 7-8%, 9%, 10% ऐड कर सकती है और एक सिंपल मेजॉरिटी की, स्लिम मेजॉरिटी की सरकार तो बनने की बहुत अच्छी प्रबल संभावना है, एटलीस्ट इन अलायंस विद शिरोमणि अकाली दल, इफ नॉट अलोन। तो एक तरीके से आप देखो ऑपोजिशन का खात्मा करा जा रहा है। एक तरफ बंगाल में ममता हारी, तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ एक्शन स्टार्ट है। यहाँ पे पंजाब में आप आम आदमी पार्टी बिल्कुल कटघरे में है और वो बिल्कुल डेफिनेटली पावर लूज करेगी। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि भी कांग्रेस तो नहीं कुछ कर जाएगी या बीजेपी आ जाएगी, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी हारेगी बहुत बुरी तरीके से, ये पक्का है। तीसरा, आपके साउथ में विजय आ गए तो डीएमके हार गई। अब डीएमके सिर्फ हारी नहीं, वो उसको कांग्रेस ने लात मारी तो वो एनडीए की तरफ आ गई। इवन इफ ऑफिशियली नहीं आई, वो कई बिल्स में सपोर्ट कर देगी आपकी। तो ये सब का जो जमावड़ा है, इन सारे जो चीज़ें हो रही हैं, उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि इस टाइम पे मोदी बहुत ऊपर हैं और ऑपोजिशन स्क्रैम्बल कर रहा है किसी तरह डेंट मारने की। कहाँ पे डेंट मारा जा सकता है? जैसे धर्मेंद्र प्रधान का केस हुआ जहाँ पे नीट में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। अब ये गड़बड़ी किसने करी, क्यों करी, कैसे करी, ये हम सबको पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है इंडिया में, और इसके ऊपर नकेल कसने की बहुत ज़रूरत है। आपको मैं बता दूं, सिमिलर सिचुएशन चाइना में थी और वहाँ पे 2-3 साल पहले शी जिनपिंग ने सारे ये जो कोचिंग माफिया है इसको उड़ा दिया था। अब उससे प्रॉब्लम भी हो गई वहाँ पे, क्योंकि बच्चों को कई लोगों को कोचिंग असली में चाहिए होती है, वो नहीं उसे ले पा रहे हैं। बड़े स्ट्रिक्ट कर दिए रूल्स, और उनका जो एग्ज़ाम है गाँव का, वो उसके लिए बहुत ट्रेनिंग होती थी, कोचिंग होती थी, उसके लिए अब उतना अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, मतलब कि नीट का अलग एग्ज़ाम होता है, आईआईटी अलग होता है। तो इसके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, उसको क्लीन अप की ज़रूरत है। और एजुकेशन शायद इंडिया का वन ऑफ द मोर करप्ट सेक्टर माना जा सकता है। लैंड के अलावा, लैंड मतलब रियल एस्टेट हो, एजुकेशन टॉप 5 में आ जाएगा आपका। तो ये इस टाइप के इश्यूज हैं, लेकिन ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि ऑपोजिशन जिस तरीके से भुनाना चाहता है वो बहुत ही बचकाना है। जैसे आपने कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट देख रहे हो, अभी भी शायद वो वहीं पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। इतने पैसे खर्च करने के बाद, सीआईए के पूरे ट्रेनिंग के बाद, पूरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर बनाने के बाद, पूरे उनके एजेंट्स लगने के बाद, आम आदमी के पूरे पुश के बाद, आप 1000 बंदे नहीं ला पा रहे जंतर मंतर पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका इशू आपने जिस तरीके से रेज करा है वो गलत है। आपको लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। अब आप कुछ बच्चों को बरगला सकते हो, कुछ हो सकता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, या उनका अपना कोई रीज़न हो सकता है, वो लेफ्ट लिबरल हो, कांग्रेस सपोर्टर हो, या उनको समझ ना हो कई चीज़ों की, ये हो सकता है। लेकिन उनमें भी इतना मोटिवेशन नहीं है कि वो जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, बिकॉज प्रोटेस्ट तब होता है जब आप पूरा होप लूज कर देते हो, और ऐसी होपलेस सिचुएशन नहीं है। अभी 3 दिन पहले बहुत अच्छी तरीके से नीट का एग्ज़ाम हुआ है, एक मॉडल बन गया है, उस मॉडल के थ्रू वो एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, और इस प्रोटेस्ट की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को नहीं निकाला जा सकता। मोदी बिल्कुल नहीं निकालेंगे किसी मिनिस्टर को किसी प्रोटेस्ट के बाद। वो बिल वापस ले सकते हैं, लेकिन बंदा वापस नहीं लेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर कंटिन्यू रखने में सबसे बड़ा योगदान कॉकरोच जनता पार्टी का होगा। तो ऐसी ऑपोजिशन हो तो मोदी भी कंटिन्यू करेंगे जैसे धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ मोदी ने ऑपोजिशन का बंटाधार कर दिया यहाँ पे। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप मुझे बताइए। यहाँ पे कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस वाज समित फ्रॉम टॉक्स एंड ग्राउंड।